इस वीडियो में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जानेंगे। भारत को संविधान देने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का भीमाबाई था। भीमराव अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे उस समय अछूत और निम्न वर्ग का माना जाता था। बचपन से ही डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक आर्थिक भेदभाव के दंश को झेला था। अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे और उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना की मऊ छावनी में सेवा में थे। डॉक्टर अंबेडकर एक राजनीतिक नेता और सामाजिक पुनरुत्थानवादी होने के साथ साथ भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार भी थे। अंबेडकर का जन्म एक गरीब अस्पृश्य परिवार में हुआ था। अंबेडकर ने अपना सारा जीवन हिंदू धर्म की भेदभावपूर्ण मूलक वर्ण व्यवस्था और भारतीय समाज में सर्वव्याप्त जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष में बिताया। यह एक सुखद संयोग ही कहा जाएगा कि अनेकों समाज और वित्तीय बाधाएं होने के बावजूद भी अंबेडकर ने कॉलेज की उच्च शिक्षा प्राप्त की। अंबेडकर ने कानून की उपाधि प्राप्त करने के लिए और साथ ही साथ विधि की पढ़ाई करने के लिए अर्थशास्त्र व राजनीतिक विज्ञान में अपने अध्ययन और अनुसंधान के कारण कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कई डॉक्टरेट की डिग्रियां अर्जित की। अंबेडकर वापस अपने देश एक प्रसिद्ध विद्वान के रूप में लौटकर आए। इसके बाद कुछ साल तक उन्होंने वकालत का अभ्यास किया। इसके बाद उन्होंने अध्यापन कार्य किया तथा दलितों और स्थितियों के संदर्भ में पत्रिका प्रकाशन किया, जिसके द्वारा उन्होंने भारतीय अस्पृश्यों के राजनैतिक अधिकारों को और सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की। छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष के तहत उन्होंने भारत सरकार अधिनियम सन 1919 को तैयार कर रही साउथ बोरो समिति के समक्ष दलितों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचिका और आरक्षण देने की वकालत की। 1927 में मुंबई में उन्होंने साप्ताहिक मूक नायक के प्रकाशन की शुरुआत की। यह प्रकाशन जल्द ही पाठकों में लोकप्रिय हो गया और अंबेडकर ने इसका इस्तेमाल रूढ़िवादी हिंदू राजनेताओं और जातीय भेदभाव से लड़ने के प्रति भारतीय राजनैतिक समुदाय की अनिच्छा की आलोचना करने के लिए किया। उनके दलित वर्ग के एक सम्मेलन के दौरान दिए गए भाषण ने कोल्हापुर राज्य के स्थानीय शासक साहू चतुर्थ को बहुत प्रभावित किया। अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भी की, जिसका उद्देश्य दलित वर्गों में शिक्षा का प्रसार और उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए काम करना था। सन 1926 में वे बम्बई विधान परिषद के मनोनीत सदस्य बन गए। सन 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी लोगों के लिए खुलवाने के साथ ही अछूतों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। 1927 में उन्होंने अपना दूसरी पत्रिका बहिष्कृत
भारत की शुरुआत उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी समिति में साइमन आयोग सन 1928 में काम करने के लिए नियुक्त किया। इस आयोग के विरोध में भारत भर में विरोध प्रदर्शन हुए और जबकि इसकी रिपोर्ट को ज़्यादातर भारतीयों द्वारा नज़रअंदाज कर दिया गया, डॉक्टर अंबेडकर ने अलग से भविष्य के संवैधानिक सुधारों के लिए सिफारिशें लिखीं। अंबेडकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके नेता मोहनदास गांधी की आलोचना की। उन्होंने उन पर अस्पृश्य समुदायों को एक करुणा की वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने का आरोप लगाया। अंबेडकर ब्रिटिश शासन की विफलताओं से भी असंतुष्ट थे। उन्होंने अस्पृश्य समुदाय के लिए एक ऐसी अलग राजनैतिक पहचान की वकालत की जिसमें कांग्रेस और ब्रिटिश दोनों का ही कोई दखल अंदाजी न हो। उनके अनुसार एक शोषित वर्ग की सुरक्षा उसके सरकार और कांग्रेस दोनों से स्वतंत्र होने में है। अंबेडकर ने कांग्रेस और गांधी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह की आलोचना की। अंबेडकर की आलोचनाओं और उनके राजनीतिक काम ने उनको रूढ़िवादी हिंदुओं के साथ ही कांग्रेस के कई नेताओं में भी बहुत अलोकप्रिय बना दिया। यह वही नेता थे जो पहले छुआछूत की निंदा करते थे और इसके उन्मूलन के लिए उन्होंने देश भर में काम किया। अंबेडकर की अस्पृश्य समुदाय में बढ़ती लोकप्रियता और जन समर्थन के चलते उनको 1931 में लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। यहाँ उनकी अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने के मुद्दे पर तीखी बहस शुरू हुई। 1932 में जब ब्रिटिशों ने अंबेडकर के साथ सहमति व्यक्त करते हुए अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने की घोषणा की, तब गांधी जी ने इसके विरोध में पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी के अनशन को देश भर की जनता से घोर समर्थन मिला। अंबेडकर ने अपनी पृथक निर्वाचिका की मांग वापस ले ली। इसके एवज में अछूतों को सीटों के आरक्षण, मंदिरों में प्रवेश, पूजा के अधिकार और छुआछूत खत्म करने की बात स्वीकार कर ली गई। अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया संविधान पाठ में संवैधानिक गारंटी के साथ नागरिकों को एक व्यापक श्रेणी की नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा प्रदान की, जिनमें धार्मिक स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का अंत और सभी प्रकार के भेदभावों को गैर कानूनी करार दिया गया। अंबेडकर ने महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की वकालत की। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सिविल सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों की नौकरियों में आरक्षण प्रणाली शुरू करने के लिए सभा का समर्थन भी हासिल किया। सन 1950 के दशक में अंबेडकर बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए और बौद्ध भिक्षुओं व विद्वानों के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका, तब सिलोन के नाम से जाना जाता था, वहां पर गए। 1955 में उन्होंने भारतीय बुद्ध महासभा या बौद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। उन्होंने अपने अंतिम लेख द बुद्ध एंड हिज धम्म को 1956 में पूरा किया। 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर में अंबेडकर ने खुद और उनके समर्थकों के लिए एक औपचारिक सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया। अंबेडकर ने एक बौद्ध भिक्षु से पारंपरिक तरीके से बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अंबेडकर सन 1948 से मधुमेह से पीड़ित थे और 6 दिसंबर सन 1956 को अंबेडकर की दिल्ली में उनके घर में ही मृत्यु हो गई।
अंबेडकर जी का छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष। अंबेडकर ने कहा था, छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। अंबेडकर बड़ौदा के रियासत राज्य द्वारा शिक्षित थे, अतः उनकी सेवा करने के लिए बाध्य थे। उन्हें महाराजा गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण कुछ ही समय में उन्हें यह नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्होंने इस घटना को अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीज़ा में वर्णित किया है। वेटिंग फॉर अ वीज़ा में उन्होंने इस घटना को वर्णित किया है। उन्होंने अपने बढ़ते परिवार के लिए जीविका साधन खोजने के पुनः प्रयास किए, जिसके लिए उन्होंने लेखाकार के रूप में व एक निजी शिक्षक के रूप में भी काम किया और एक निवेश परामर्श व्यवसाय की स्थापना की। किंतु ये सभी प्रयास तब तक विफल हो गए जब उनके ग्राहकों ने जाना कि ये अछूत हैं। 1918 में ये मुंबई में सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। हालांकि वे छात्रों के साथ सफल रहे, फिर भी अन्य प्रोफेसरों ने उनके साथ पानी पीने के बर्तन साझा करने पर विरोध किया। संविधान निर्माण में अंबेडकर जी की भूमिका। गांधी व कांग्रेस की कटु आलोचना के बावजूद अंबेडकर की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विधिवेत्ता की थी, जिसके कारण जब 15 अगस्त सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई, तो उसने अंबेडकर को देश के पहले कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में सेवा देने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त सन 1947 को अंबेडकर जी ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। इस कार्य में अंबेडकरवाद का शुरुआती बौद्ध संघ रीतियों और अन्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन भी किया गया। अंबेडकर एक बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ थे। उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। अंबेडकर को भारत के संविधान का पिता के रूप से मान्यता प्राप्त है। संविधान सभा में मसौदा समिति के सदस्य टी कृष्णामाचारी ने कहा, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में उन लोगों में से एक हूं जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की बात को बहुत ध्यान से सुना है। मैं इस संविधान के ड्राफ्टिंग के काम में जुटे काम और उत्साह के बारे में जानता हूं। उसी समय मुझे यह महसूस होता है कि इस समय हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण संविधान तैयार करने के उद्देश्य से ध्यान देना आवश्यक था, वह ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा नहीं दिया गया। सदन को शायद 7 सदस्यों की जानकारी है। आपके द्वारा नामित एक ने सदन से इस्तीफा दे दिया था और उसे बदल दिया गया था। एक की मृत्यु हो गई थी और उसकी जगह कोई नहीं लिया गया था। एक अमेरिका में था और उसका स्थान नहीं भरा गया, और एक अन्य व्यक्ति राजा के मामलों में व्यस्त था और उस सीमा तक एक शून्य था। 1 या 2 लोग दिल्ली से बहुत दूर थे और शायद स्वास्थ्य के कारणों ने उन्हें भाग लेने की अनुमति नहीं दी। इसलिए अंततः यह हुआ कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने का सारा भार डॉक्टर अंबेडकर पर पड़ा, और मुझे कोई संदेह नहीं है कि हम उनके लिए आभारी हैं। इस कार्य को प्राप्त करने के बाद मैं ऐसा मानता हूं कि यह निस्संदेह सराहनीय है। ग्रैनविले ऑस्टिन ने पहला और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक दस्तावेज के रूप में अंबेडकर द्वारा तैयार भारतीय संविधान का वर्णन किया। भारत के अधिकांश संवैधानिक प्रावधान या तो सामाजिक क्रांति के उद्देश्य को आगे बढ़ाने
या इसकी उपलब्धि के लिए जरूरी स्थितियों की स्थापना करने, इस क्रांति को बढ़ावा देने के प्रयास में सीधे पहुँचे। अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान के पाठ में व्यक्तिगत नागरिकों के लिए नागरिक स्वतंत्रता की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए संवैधानिक गारंटी को सुरक्षा प्रदान की गई, जिसमें धर्म की आज़ादी, छुआछूत को खत्म करना और भेदभाव के सभी रूपों का उल्लंघन करना शामिल है। अंबेडकर ने महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए तर्क दिया और अनुसूचित जातियां एससी और अनुसूचित जनजातियां एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के सदस्यों के लिए नागरिक सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों में नौकरियों के आरक्षण की व्यवस्था शुरू करने के लिए असेंबली का समर्थन जीता, जो कि सकारात्मक कार्रवाई थी। भारत के सांसदों ने इन उपायों के माध्यम से भारत की निराशाजनक कक्षाओं के लिए सामाजिक आर्थिक असमानताओं और अवसरों की कमी को खत्म करने की उम्मीद की। संविधान द्वारा 26 नवंबर सन 1949 को संविधान अपनाया गया था। अपने काम को पूरा करने के बाद बोलते हुए अंबेडकर जी ने कहा, मैं महसूस करता हूँ कि संविधान साध्य काम करने लायक है। यह लचीला है, पर साथ ही यह इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़ कर रख सकेगा। वास्तव में मैं कह सकता हूँ कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य अधम था। अनुच्छेद 370 का विरोध। अंबेडकर ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का विरोध किया, जिसने जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया था और जिसे उनकी इच्छाओं के खिलाफ संविधान में शामिल किया गया था। बलराज माधोक ने कहा था कि अंबेडकर ने कश्मीरी नेता शेख अब्दुल्ला को स्पष्ट रूप से बताया था, आप चाहते हैं कि भारत को आपकी सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए, उसे आपके क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करना चाहिए, उसे आपको अनाज की आपूर्ति करनी चाहिए और कश्मीर को भारत के समान दर्जा देना चाहिए। लेकिन भारत सरकार के पास केवल सीमित शक्तियां होनी चाहिए और भारतीय लोगों को कश्मीर में कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इस प्रस्ताव को सहमति देने के लिए मैं भारत के कानून मंत्री के रूप में भारत के हितों के खिलाफ एक विश्वासघाती बात होगी, यह कभी नहीं करेगा। फिर अब्दुल्ला ने नेहरू से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें गोपाल स्वामी अयंगार को निर्देशित किया, जिन्होंने बदले में वल्लभ भाई पटेल से संपर्क किया और कहा कि नेहरू ने इसके का वादा किया था। अब्दुल्ला विशेष स्थिति पटेल द्वारा अनुच्छेद पारित किया गया, जबकि नेहरू एक विशेष दौरे पर थे। जिस दिन लेख चर्चा के लिए आया था, अंबेडकर ने इस पर सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन अन्य लेखों पर भाग लिया। सभी तर्क कृष्ण स्वामी अयंगार द्वारा किए गए थे। अंबेडकर जी ने दूसरा विवाह किया। अंबेडकर की पत्नी रमाबाई की लंबी बीमारी के बाद निधन 1935 में हो गया। 1940 के दशक के अंत में भारतीय संविधान के मसौदे को पूरा करने के बाद वह नींद की कमी से पीड़ित थे। उन्हें पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द था और इंसुलिन और होम्योपैथिक दवाएं ले रहे थे। वह इलाज के लिए बॉम्बे मुंबई गए और वहां डॉक्टर शारदा कबीर से मिले, जिनके साथ उन्होंने 15 अप्रैल सन 1948 को नई दिल्ली में अपने घर पर विवाह किया। तो इनकी दूसरी पत्नी शारदा कबीर थीं। डॉक्टरों ने एक ऐसे जीवन साथी की सिफारिश की जो एक अच्छा खाना पकाने वाली हो और उनकी देखभाल करने के लिए चिकित्सा ज्ञान हो। डॉक्टर शारदा कबीर ने शादी के बाद सविता
अंबेडकर नाम अपनाया। यानी कि शादी के बाद डॉक्टर शारदा कबीर ने अपना नाम बदलकर सविता अंबेडकर नाम रख लिया और उनके बाकी जीवन में उनकी देखभाल की। सविता अंबेडकर जिन्हें माई या माई साहब कहा जाता था, का 29 मई 2003 को नई दिल्ली के मेहरौली में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अंबेडकर जी का बौद्ध धर्म में परिवर्तन। सन 1950 के दशक में भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए और बौद्ध भिक्षुओं व विद्वानों के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका गए। पुणे के पास एक नया बौद्ध विहार को समर्पित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने घोषणा की कि ये बौद्ध धर्म पर एक पुस्तक लिख रहे हैं और जैसे ही यह समाप्त होगी वो औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म अपना लेंगे। 1954 में अंबेडकर ने म्यांमार का 2 बार दौरा किया। दूसरी बार वो रंगून में तीसरे विश्व बौद्ध फेलोशिप के सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा यानी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। उन्होंने अपने अंतिम प्रसिद्ध ग्रंथ टू बुद्ध एंड हिज धम्म में 1956 को पूरा किया। यह उनकी मृत्यु के पश्चात सन 1957 में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ की प्रस्तावना में अंबेडकर ने लिखा है कि 1948 से अंबेडकर मधुमेह से पीड़ित हैं। अंबेडकरवाद। अंबेडकरवाद अंबेडकर की विचारधारा तथा दर्शन है। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, बौद्ध धर्म, विज्ञानवाद, मानवतावाद, सत्य, अहिंसा आदि के विषय अंबेडकरवाद के सिद्धांत हैं। छुआछूत को नष्ट करना, दलितों में सामाजिक सुधार, भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रचार करने के समय भारतीय संविधान में निहित अधिकारों तथा मौलिक हितों की रक्षा करना, एक नैतिक तथा जाति मुक्त समाज की रचना और भारत देश में प्रगति, यह प्रमुख उद्देश्य शामिल था। अंबेडकरवाद सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक विचारधारा है। अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए प्रमुख साहित्य और पुस्तकें। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनांसेस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी पहली पुस्तक, और दूसरी पुस्तक द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फिनांसेस इन ब्रिटिश इंडिया। तीसरा है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। चौथा है अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट्स, जाति प्रथा का विनाश, मई 1936 में इन्होंने लिखी। पांचवा है विच वे टू इमेंसिपेशन, मई 1936 में लिखा। छठवां है फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, 1936 में लिखी हुई। सातवां है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, 1940 में लिखा। आठवां पुस्तक रनाडे, गांधी एंड जिन्नाह, 1943। नौवीं पुस्तक मिस्टर गांधी एंड द एमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स, सितंबर 1945 में लिखा। 10वीं पुस्तक व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, जून 1945 में लिखा। 11वीं पुस्तक कम्युनल डेडलॉक एंड अ वे टू सॉल्व इट, मई 1946 में लिखा। 12वीं पुस्तक हु वेर द शूद्रास, अक्टूबर 1946 में लिखी। 13वीं पुस्तक भारतीय संविधान में परिवर्तन हेतु कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों का अनुसूचित जनजातियों अछूतों पर उनके असर के संदर्भ में दी गई समालोचना, सन 1946 में लिखा। 14वीं पुस्तक द कैबिनेट मिशन एंड द अनटचेबल्स, सन 1946 में लिखा।
15वीं पुस्तक स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ सन 1947 में लिखी। 16वीं पुस्तक महाराष्ट्र इज़ अ लिंग्विस्टिक प्रोविनेंस स्टेट सन 1948 में लिखी गई। 17वीं पुस्तक द अनटचेबल्स हु वेयर द आर वाई द बिकम अनटचेबल्स अक्टूबर सन 1948 में। 18वीं पुस्तक थॉट्स एंड लिंग्विस्टिक स्टेट्स राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रस्तावों की समालोचना सन 1955 में प्रकाशित हुई। 19वीं पुस्तक द बुद्धा एंड हिज धम्म भगवान बुद्ध और उनका धम्म 1957 ईस्वी में लिखा। रिडल्स इज हिंदुइज्म 20वीं पुस्तक है। 21वीं पुस्तक का नाम डिक्शनरी ऑफ पाली लैंग्वेज पाली और इंग्लिश। 22वां पुस्तक द पाली ग्रामर पाली व्याकरण के नाम से जानी जाती है। 23वीं पुस्तक वेटिंग फॉर द वीज़ा जो इनकी आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा को बार बार एग्जाम में पूछता है। वेटिंग फॉर अ वीज़ा इनकी आत्मकथा है जो 1935 से 36 ईस्वी में इन्होंने लिखा। 24वीं पुस्तक अ पीपल एट बे। 25वीं पुस्तक द अनटचेबल्स और द चिल्ड्रंस ऑफ इंडियाज गेटोज। 26वीं पुस्तक का नाम कैन आई बी अ हिंदू कैन आई बी अ हिंदू। 26वीं पुस्तक का नाम था कि मैं हिंदू हो सकता हूँ। 27वीं पुस्तक का नाम व्हाट द ब्राह्मिन्स हैव डन टू द हिंदूज। 28वीं पुस्तक का नाम इसेज ऑफ भगवद गीता। 29वीं पुस्तक का नाम इंडिया एंड कम्युनिज्म। 30वां पुस्तक रिवोल्यूटियो एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एनिशियंट इंडिया। 31वीं पुस्तक द बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स बुद्ध और कार्ल मार्क्स। और 32वां पुस्तक जो है इनकी कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनिज्म। इन्होंने कुल मिला के 32 पुस्तकें लिखी थी और इनका पत्रकारिता में भी बहुत सहयोग था। अंबेडकर एक सफल पत्रकार, एक संपादक प्रभावशाली थे, एक प्रभावी संपादक रहे। ये अखबारों के माध्यम से समाज में उन्नति होगी इस पर उन्हें विश्वास था। वह आंदोलन में अखबार को बेहद महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने शोषित एवं दलित समाज में जागृति लाने के लिए कई पत्र एवं 5 पत्रिकाओं का प्रकाशन एवं संपादन किया। इनके दलित आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण मिली। उन्होंने कहा कि किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए अखबार की आवश्यकता होती है। अगर आंदोलन का कोई अखबार नहीं है तो इस आंदोलन की हालत पंख टूटे हुए पंछी की तरह होती है। डॉक्टर अंबेडकर की दलित पत्रकारिता के आधार स्तंभ हैं क्योंकि वे दलित पत्रकारिता के प्रथम संपादक, संस्थापक और प्रकाशक हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने सभी पत्र मराठी भाषा में ही प्रकाशित किए हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी जानकारी है कि इन्होंने अपना सभी पत्र मराठी भाषा में प्रकाशित किया था क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र और मराठी वहाँ की जनभाषा थी और उस समय महाराष्ट्र की शोषित एवं दलित जनता ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। वह केवल मराठी ही समझ पाती थी। कई दशकों तक उन्होंने 5 मराठी पत्रिकाओं का संपादन किया था जिसमें मूक नायक 1920 में पहला और 1930 में जनता नामक पत्रिका और 1927 में बहिष्कृत भारत का पत्रिका और 1928 में समता नामक पत्रिका और 1956 में प्रबुद्ध भारत नामक पत्रिका सम्मिलित हैं। इन 5 पत्रों में बाबा साहब अम्बेडकर देश के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते थे। साहित्यकार व विचारक गंगाधर पानतावड़े ने सन 1987 में भारत में पहली बार
अंबेडकर की पत्रकारिता पर पीएचडी के लिए शोध प्रबंध लिखा। उसमें पानतावने ने अंबेडकरवाद के बारे में लिखा है कि इस मूक नायक ने बहिष्कृत भारत के लोगों को प्रबुद्ध भारत में ले आया। बाबा साहब एक महान पत्रकार थे। मूक नायक, इनकी पत्रकारिता थोड़ी सी उसकी झलक देखते हैं। 31 जनवरी सन 1920 को बाबा साहब ने अछूतों के ऊपर होने वाले अत्याचारों को प्रकट करने के लिए मूक नायक नामक पत्रिका सन 1920 ईस्वी में अपनी पहली मराठी पत्रिका को शुरू किया। इसके संपादक अंबेडकर व पांडुराम नंदराम भटकर थे। इस अखबार के शीर्ष भागों पर संत तुकाराम के वचन लिखे होते थे। इसके लिए कोल्हापुर संस्थान के छत्रपति साहू महाराज द्वारा 25,000 रुपये की आर्थिक मदद भी दी गई थी। मूक नायक सभी प्रकार के मूक दलितों की ही आवाज़ थी, जिसमें उनकी पीड़ाएं बोलती थीं। इस पत्र ने दलितों में एक नई चेतना का संचार किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए आंदोलित होने को उकसाया। अंबेडकर के पढ़ाई के लिए विलायत गए और वह यह पत्र आर्थिक अभावों के चलते सन 1923 में बंद पड़ गया। सन 1923 ईस्वी में मूक नायक की बंदी हो गई, लेकिन एक चेतना की लहर दौड़ने के अपने उद्देश्य में उनको कामयाबी मिली। अंबेडकर जी के ऊपर काफ़ी फिल्में बन चुकी हैं, तो आइए जानते हैं कौन कौन सी फिल्में हैं। भीम गर्जना, दूसरा है बालक अंबेडकर, तीसरा है युग पुरुष डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, चौथी पिक्चर है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, पाँचवीं डॉक्टर BR अंबेडकर, छठवां तीसरी आज़ादी, सातवां राइजिंग लाइट, आठवां रमाबाई भीमराव अंबेडकर, नौवां है शूद्रा द राइजिंग, 10वां है द जर्नी ऑफ सम्यक बुद्ध, 11वां है रमाबाई, 12वां है बोले इंडिया जय भीम, 13वां है शरणम गच्छामी, 14वीं पिक्चर है बाल भीमराव, 15वीं पिक्चर रमाबाई रमाई और 15वीं पिक्चर है पेरियार। पेरियार के जीवन पर आधारित एवं गाना राजशेखर द्वारा निर्देशित सन 2007 में यह पिक्चर बनी थी। और अंबेडकर के प्रति समर्पित संग्रहालय और स्मारक हैं प्रमुख, तो आइए उनके भी ऊपर एक झलक डाल लेते हैं। अंबेडकर के स्मरण में विश्व भर में कई वास्तु स्मारक एवं संग्रहालय बनाए गए हैं। कई स्मारक ऐतिहासिक रूप से उनके जुड़े हैं तथा संग्रहालयों में उनकी विभिन्न चीज़ों का संग्रह है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर वस्तु संग्रहालय, शांतिवन, चिचोली गांव, नागपुर जिला, इसमें अंबेडकर के निजी उपयोग की वस्तुएं रखी हैं। डॉक्टर अंबेडकर मणिमंडपम चेन्नई में स्थित है। अंबेडकर मेमोरियल पार्क लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। भीम जन्मभूमि डॉक्टर अंबेडकर नगर महू मध्य प्रदेश अंबेडकर की जन्मस्थली है। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक 26 अलीपुर रोड नई दिल्ली पे स्थित है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर सामाजिक न्याय भवन महाराष्ट्र में राज्य के करीब हर जिले में बनी सरकारी वास्तुकला है। डॉक्टर BR अंबेडकर मेमोरियल पार्क, डॉक्टर BR अंबेडकर स्मृति वनम, अमरावती आंध्र प्रदेश। यहाँ अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा बनने वाली है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर स्मारक स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी मुंबई महाराष्ट्र एवं अंबेडकर के 450 फीट ऊंची प्रतिमा बनने वाली है। चैत्य भूमि मुंबई महाराष्ट्र अंबेडकर की समाधि स्थली भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा कोयासन विश्वविद्यालय जापान। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर स्मारक लंदन यूनाइटेड किंगडम लंदन में पढ़ाई के दौरान सन 1921 से 22 में अंबेडकर यहाँ रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर स्मारक ऐरोली मुंबई महाराष्ट्र में है।
राजगृह दादर मुंबई महाराष्ट्र अंबेडकर का घर है। इनका घर कहाँ है? राजगृह दादर में, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में अंबेडकर जी का घर है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर संग्रहालय और स्मारक पुणे महाराष्ट्र राष्ट्रीय संग्रहालय में है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक महाराष्ट्र, यहाँ अंबेडकर में महाड़ सत्याग्रह किया था। इन्होंने महाड़ सत्याग्रह महाराष्ट्र में किया था, इसलिए महाड़ सत्याग्रह स्मारक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक महाड़ में स्थित है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मुक्ति भूमि स्मारक येवला नासिक जिला में महाराष्ट्र में है। यहाँ अंबेडकर ने धम्म परिवर्तन की घोषणा की थी। दीक्षा भूमि नागपुर महाराष्ट्र में स्थित, यहाँ अंबेडकर ने बौद्ध धर्म कबूल किया था। तो ये था दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। धन्यवाद।